स्वामी जी, आप अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून की बात करते हैं, लेकिन समाज किधर जा रहा है? समाज का खा खा खींचूं और न्यूज़पेपर को पास बैठूं लेकर के, या टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी को भी, और सामान्य घरों की बातचीत की बात करें, मित्र यार दोस्तों की बात करें, तो क्या हो रहा है? घृणा, हिंसा, आपाधापी, रेप, करप्शन, स्वार्थ, नेगेटिव थिंकिंग। ऐसा लगता है कि क्या हो गया है। यानी प्रकृति मां ने जो है पॉजिटिव जो एनर्जी जो मिला करती थी आज से 25-50 साल पहले, वो देना बंद कर दिया। बेचारी करे क्या, क्योंकि सारी नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई, वही तो घूम फिर करके हमारे दिमाग के अंदर आती है। तो ऐसा पजल का और ऐसा माहौल बन गया है कि उसको देख करके व्यक्ति जो है, वो ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति बड़ा पजल में रहता है। हालांकि वो अपनी मस्ती मस्त रहता है, वो दुनिया की चिंता नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको तो जगत कल्याण करना है, लोगों को सुधारना है, लोगों के जीवन को सुधारना, तभी अध्यात्म विज्ञान सफल हो गया। तो कृपया ये जो वर्तमान का सिनेरियो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, मैं सामाजिक दृष्टि से आप बताइए कि व्यक्तिगत दृष्टि से तो ठीक है, व्यक्ति ज्ञान लेगा, सोचेगा, करेगा, लेकिन हमको एक समाज का भी सिद्धांत, समाज का भी नजरिया सामने रखना पड़ेगा कि लोगों के गले उतरे, समझ में आवे, इसका पालन करें मोटे मोटे तौर पे। तो कृपया बताइए। बस, जय सच्चिदानंद। बात सही है कि आम लोगों को ये विज्ञान इतना समझ में नहीं आता है, और आसानी से, क्योंकि उसके पुण्य नहीं है तो मिलता भी नहीं है। मगर उसका कारण क्या है, हम पहले कारण ढूंढेंगे। हमको इसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मगर कारण ढूंढकर उपाय करना अच्छा रहेगा। इनका कारण क्या है? आम आदमी क्यों ये विज्ञान न प्राप्त कर सकता है, न समझ सकता है, न उपयोग कर सकता है, न अनुभव कर सकता है? कलयुग का मतलब ही है नेचर को छोड़ना। कलयुग का मतलब ही है नेचर की वैल्यू कम करना। कलयुग का मतलब ही है भौतिक चीजों की वैल्यू करना। कलयुग का मतलब ही है प्रकृति और साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता की वैल्यू करना। कलयुग का मतलब ही है इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू करना, जीवित व्यक्ति की नहीं। ये कलयुग के लक्षण हैं, और इसीलिए ये कलयुग के अंदर आसानी से लोग ऐसी बातें न समझ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि कुदरत से छूट गए। आज हमारे समाज में आप इर्द गिर्द देखोगे, सुबह से शाम तक उनको सूर्य नारायण को देखने का समय नहीं है, चंद्र को देखने का समय नहीं है, आकाश को देखने का समय नहीं है। दिख जाता है वो अलग बात है, और देखना अलग बात है। दिख जाने का मतलब होता है बट नेचुरल, विदाउट इंटरेस्ट। देखने का मतलब होता है विथ इंटेंशन एंड विथ इंटरेस्ट। नदी जिसके आधार से हमारा जीवन है, पहले वैल्यू करते थे, आज बहुत कम हो गई। हवा, जिस हवा से हमारा जीवन चलता है, इसको पॉल्यूटेड करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, मगर हम वैल्यू नहीं करते। पानी की वैल्यू नहीं करते, हम कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वनस्पति, उसमें भी भेड़-सेड़ करते हैं, दवाइयां छाड़ते हैं। ऐसे करते 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 इंसान इतना गिर गया, नेचुरलिटी भूल गया। एक समंदर के पास बैठकर जो आनंद लेना, एक नदी के पास बैठकर आनंद लेना, एक चंद्रमा को और स्टार को देख के आनंद लेना, जंगलों में जाके आनंद लेना,
पहाड़ों के ऊपर जाके आनंद लेना, नेचुरल। कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, कोई मन की जरूरत नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है, कोई गुरु भगवान की जरूरत नहीं है। कुदरत के पास सब कुछ है, क्योंकि कुदरत खुद सहज है और उनके साथ का जो अटैचमेंट है वो भी आपको सहज बनाता है। मगर आम इंसान को मालूम नहीं है कि साहजिकता वो पावर है। आम इंसान को ऐसा लगता है स्पेशलिटी वो पावर है। या तो मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, या तो मेरे पास बहुत डिग्री बड़ी होनी चाहिए, या तो मेरी पोस्ट बड़ी होनी चाहिए, या तो मेरा पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ा होना चाहिए, या तो मेरा रूप बड़ा होना चाहिए, या तो मेरे पास संपत्ति, साधन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्यादा होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, या तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत होने चाहिए। तो मेरी पहचान ये है। अगर ऐसी चीजों के साथ आप जुड़ जाओगे तो वो तो जड़ है, वो सहज नहीं है। और हमारी दृष्टि भी और सोच भी जड़ बन जाती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। और आज धीरे धीरे खास करके युवान युवतियां जो 25-30 साल के अंदर है, 35 साल के अंदर है, वो ज्यादातर फ्लेक्सिबल कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर समय मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टीवी के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर और जड़ मशीनों का ऑपरेशन में ही चला जाता है। तो उनकी दृष्टि भी जड़ जैसे बन जाती है और जड़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। नेचर क्या है? नेचर हमेशा फ्लेक्सिबल है। आप नदी को देखेंगे तो नदी ये कहेंगी, हमको मैसेज देगी कि मैं पहाड़ों में से निकलती, कूदती, उछलती आती हूं, धरती पे मैं ड्राइव करती हूं और मेरा जो पानी है वो बहुत सारे वनस्पतियों से, ऑक्सीजन से मिला हुआ है। जिसको पीना है वो पी सकते हैं। मैं उसका मालिक भी नहीं बनूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं उसका मालिक हूं। जिसको पीना है वो पी सकते हैं और नहीं पीना है तो मैं तो समंदर में विलीन हो जाऊंगी। यही मेरा साहजिक स्वभाव है। पानी ये नहीं कहेंगी कि मेरा वैल्यू कितना है, मेरे बिना आप नहीं जी सकते हैं। ऐसा अहंकार वो नहीं करेंगे। हालांकि पानी की वैल्यू हमारे जीवन में बहुत है, मगर वो पानी अहंकार नहीं करेंगे। हवा, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, क्या बिना प्राणवायु हमारा जीवन शक्य है? नहीं है। मगर कभी बोलेंगे हवा कि मेरे बिना आपका जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता है, इसीलिए मेरी ही वैल्यू है। वनस्पति जो ठंडी, गर्मी, बारिश तीनों अवस्था को सहन करती है मगर फिर भी स्थिर रहती है, खिलती रहती है, क्या वो कहेगी कि मेरे बिना आपका जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता है? नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये साहजिकता है। उनका जीवन ही ये है, दूसरों के लिए है, दूसरे के अस्तित्व के लिए है। मनुष्य क्या समझता है? बचपन से मेरे को जो प्राप्त हुआ, संबंधों के रूप में, संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, स्टेटस के रूप में, ये सब मेरा है। अधिकार भी मेरा है, मालिकीपन भी मेरा है। मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी की बात है। अगर मैं दूंगा तो फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं कुदरत का ऐसा नहीं मानता हूं। और इसीलिए धीरे धीरे आदमी भौतिकवाद में चला गया। मटेरियल और मनी की वैल्यू बढ़ गई और नेचर और नेचुरलिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई और इसीलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती है। आज के युवान युवती इतने रिजिड हो गए कि अगर उनके जीवन में जिस प्रकार से वो फ्लो हो रहा है
उसमें अगर बम पहेड़ आ जाए, अवरोध आ जाए और उसको दिशा मोड़ना पड़े तो उसको लगता है मैं मर जाऊं वो अच्छा है। वो संजोग को, बम पहेड़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में हमने देखा है, आज के युवान युवती अगर नौकरी चले जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, बिजनेस नहीं चलता है सुसाइड कर लेते हैं, परीक्षा में फेल होते हैं, डिग्री में सुसाइड करने का सोचते हैं, लग्न में फेल होते हैं, यानी दोनों का आपस में मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो या तो वो सेपरेशन करने का सोचते हैं या तो वो मरने का सोचते हैं। हर बातों में ऐसा, माँ बाप का वो सुन नहीं पाते हैं, टीचर के करकाए को वो सहन नहीं कर पाते हैं बच्चे, और बॉस होता है, गुरु होता है, उनके मार्गदर्शन को भी वो स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसीलिए कुदरत के साथ रहना, उसके अलावा फ्लेक्सिबल होना संभव नहीं है। और मैं कहता हूं आध्यात्म विज्ञान उसमें आपको बहुत बड़ा सहयोग करता है, क्योंकि हर अवस्था जो कुदरत की है उनको कुदरती रचना के रूप में ही देखो, चाहे अपना मन वचन काया हो, चाहे मन वचन काया की अवस्था हो, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हुई दूसरे मन वचन काया और ये दुनिया की अवस्था, इनको कुदरती रचना के रूप में देखो, क्योंकि कुदरत ही तो सहज है। ये प्रकृति कहोगे या ये प्रकृति कहोगे, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र बढ़ती ओट समंदर नदी पहाड़ जंगल वो भी तो प्रकृति है, और ये मन वचन काया भी क्या है, प्रकृति है। मगर वो प्रकृति सहज है, ये प्रकृति सहज नहीं है, क्योंकि ये कर्मों के फल स्वरूप है। और बाकी की जो प्रकृति है, दिन रात, ठंडी गर्मी बारिश, बढ़ती ओट, नदी को बहना और समंदर में मिल जाना, जंगले बनना, पहाड़े बनना, ये कॉज इफेक्ट के अधीन नहीं है, ये कुदरती कानून के अधीन है, तो सहज हो। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बताता है जो भी व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है इनको साहजिक बनना पड़ेगा। और साहजिक बनने का मतलब होता है जितना कुदरत के साथ रहेगा और जितनी बार अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखेगा, कुदरती कानून के रूप में देखेगा, कुदरत के 6 तत्वों के रूप में देखेगा, अपने आप वो सहज हो जाएंगे। और जब कुदरत की बात आएगी, सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना के रूप में देखेगा तो उनको मालूम भी है कि मैं मन वचन काया और कुदरती कानून से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से और ब्रॉड विजन से और विशाल दृष्टि से और डीप समझने की कोशिश करें।